आपकी आवाज तो जयपुर भी नहीं पहुंचेगी, हमें दिल्ली पहुंचानी है। तो दोनों हाथ खड़े करके मजबूत ताकत के साथ कहिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक तो राजस्थान, उसमें भी रेगिस्तान, उसमें भी बाड़मेर, उसमें भी गर्मी के दिन, उसमें भी अप्रैल का महीना, इतनी धूप और 1:30 बजे का वक्त, और इन सबके बावजूद आप तमाम लोग इतने प्यार से मोहब्बत से जो बैठे हैं, आपके जज्बे को, आपकी भावना को मैं सलाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय साथी, सभी का नाम न ले पाऊं तो माफ करिएगा। हरीश चौधरी साहब ने अपने बीच में बात रखी, हरीश चौधरी साहब, रूपाराम जी, रूपाराम मेघवाल साहब, मुझे यहां इतने प्यार और मोहब्बत से लाने वाले साथी फतेह खान जी, मेरे विधानसभा के चुनाव में मेरे लिए महीनों तक मेहनत करने वाले साथी के समेजा जी, पूरी NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस और बाड़मेर के सभी, आपकी भाषा में कहूं तो 36 कौम के, 36 बिरादरी के सभी बुजुर्ग, युवा साथी, वीडियो के माध्यम से जो भी देखने वाले तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। वक्त बहुत हो चुका है, धूप भी बहुत है, और आप तमाम लोग लंबे अरसे से बैठे हैं, तो मुझे जो भी बात रखना है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जो कहने आया हूं कहकर जरूर जाऊंगा। बाड़मेर आने का इसलिए भी खास मन कर रहा था कि दूसरा एक चोर गुजराती यहां पर आके गया था कुछ दिन पहले, और कुछ बकवास भी करके गया था, तो उसका जवाब इसी बाड़मेर की धरती से हमको देना था। क्या कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर आए, तब भी संविधान को बदल नहीं सकते। इतना घमंड कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज कर रहे हो। जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण रूपाराम जी विधायक बने, हम विधायक बने, और बेनीवाल साहब सांसद बनने वाले हैं, उसी संविधान के कारण तुम देश के प्रधानमंत्री बने हो। तो मोदी जी, अहंकार तो राजा रावण का भी उतरा था, तुम कौन से खेत की मूली हो। इसी बार इसी चुनाव में मोदी जी का हिसाब होने वाला है। और आप कहते हो कि बाबा साहब अंबेडकर आए तो भी, अरे संविधान बदलना क्यों है? तुमको संविधान इसलिए बदलना है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। और ये मेरे घर की बात नहीं जोड़ रहा, भारत की संविधान सभा में 2 साल 11 महीने तक, पौने 3 साल तक अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई, संवाद हुआ, विमर्श हुआ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कौन से पहलू के ऊपर गौर फरमाने की जरूरत है, कौन से पहलू को निकालने की जरूरत है,
भारत की संविधान सभा ने पौने तीन साल तक उसके ऊपर डिबेट किया है, संवाद किया है, और फिर जाकर हमारे संविधान का मुसद्दा तैयार हुआ। और संविधान सभा में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को पेश किया तो याद रखिएगा, पूरे बाड़मेर के, राजस्थान के और भारत का एक एक दलित समाज का व्यक्ति, एक एक आदिवासी, ओबीसी, घुमंतू और लघुमती समाज के हमारे भाई बहन याद रखें, भारत की संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को पेश किया। ठीक उसके 3 दिन के बाद आरएसएस ने अपने मैगजीन ऑर्गेनाइजर में लिखा, क्या लिखा? हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। ये उनका लिखा हुआ है। ये हरीश चौधरी साहब की या रूपाराम जी की या जिग्नेश भाई की बताई है, जुड़ी हुई बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर है। अब तो सवाल ये होता है कि इनको मनुस्मृति क्यों चाहिए? मनुस्मृति के अंदर यह लिखा है, शूद्रों का और स्त्रियों का, संपत्ति का, समानता का और शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। यहां तक लिखा है कि यदि कोई शूद्र अपनी बराबरी की जगह पर बैठने की कोशिश करे तो उसकी जांघ को इस प्रकार से चीर डालो कि न वो जिंदा रह पाए न मर पाए। आरएसएस के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, शूद्रों को और स्त्रियों को, महिलाओं को गुलाम बनाने वाला उनका जो कानून है वो मनुस्मृति चाहिए। ये लिखा हुआ है। कर्नाटका में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने 2-3 साल पहले निवेदन किया कि हम लोग यहां संविधान को बदलने के लिए आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई आरएसएस और भाजपा का बंदा संविधान बदलने की बात करता है तब भारत का दलित बहुजन समझ जाता है कि ये संविधान को हकीकत में खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए कर्नाटका के दलित समाज के साथियों ने उसके सामने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। रूपाराम साहब, दलित समाज के साथियों ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया तो उसके खिलाफ ये भाजपा का सांसद अनंत कुमार हेगड़े सबके बीच में बेशर्मी के साथ ये बोला कि हाँ, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। आप गंभीरता समझिए बात की। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 4-5 मुद्दे कहने चाहता हूं लेकिन आपके जहन में बिठाना चाहता हूं। क्या कहा? विरोध प्रदर्शन करने वाले दलित समाज के लोगों के बारे में भाजपा के सांसद ने पूरा देश सुने इस प्रकार से यह कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आरएसएस और भाजपा को पहचान लेना आपके लिए, वो किस भाषा का प्रयोग करके आपको इंसान नहीं मानते, कुत्तों के साथ आपकी तुलना कर रहे। देख लीजिए, हरियाणा के फरीदाबाद के गांव में 31 साल के जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी रेखा बहन, कुछ जातिवादी गुंडे घर के ऊपर घुसकर, घर पर हमला बोलकर, वहां पेट्रोल डालकर पूरे घर को जलाने की कोशिश की। पति पत्नी तो बच गए, लेकिन उस कांड के दौरान, उस षड्यंत्र के दौरान जितेंद्र कुमार और रेखा बहन का 2.5 साल का बेटा और 9 साल की उनकी बच्ची की मौत हो गई, जलाकर मार दिया। ये बोलते हैं ना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, याद रखिएगा।
मीडिया के लोगों ने पूछा यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह को आपकी क्या प्रतिक्रिया है? याद रखेंगे ना, पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक के लोग क्या कहा? भाजपा के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने इन बच्चों की मौत पर यह कहा कि कुत्तों के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसमें हमारी सरकार क्या करे। जाना है अभी भी किसी को भाजपा में? है कोई मूर्ख हमारे बीच में? जिन लोगों ने अपने जीवन का संकल्प बनाया है कि कुछ भी करके ओबीसी, आदिवासी, दलित, लघुमती और घुमंतु को गुलाम बनाओ, यदि अभी भी उसको कोई एक वोट भाजपा का करता है ना, तो उसका मतलब यह है कि अभी हमारे अंदर वो अकल नहीं आई। बाड़मेर वालों, राजस्थान वालों, समझ लो, ये चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हर कीमत पर खत्म हो, यह आरएसएस और भाजपा की मंशा है। तो हम लोगों को भी सिरा तान कर कहना पड़ेगा कि हर कीमत पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बचाएंगे, चाहे हमारी छाती पर गोली खाने की न पड़े। आज साथियों, दिल्ली की सड़कों पर संविधान को खुलेआम जलाया जा रहा है। भाजपा का नेता दलितों की तुलना कुत्तों के साथ कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता। मालूम है क्यों? उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, कर्मयोगी। गुजरात सरकार के एक विभाग ने उसका प्रकाशन किया और कर्मयोगी नाम की किताब में लेखक नरेंद्र मोदी ये लिखते हैं कि सफाई कर्मी को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। अब सोचिए, उसकी सोच के बारे में सोचिए। यह है नरेंद्र मोदी। क्या लिखते हैं किताब के अंदर कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का सुख मिलता है। अरे मोदी साहब आइए, आप भी बाड़मेर में आइए और बाड़मेर की किसी खुली गटर में उतरिए और फिर पता चलेगा कि आध्यात्मिकता का सुख क्या होता है। इतना अपमान देश के दलितों का, वंचितों का, सफाई कर्मियों का भारत के इतिहास के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। लिख रहा है खुलकर किताब, आपके बारे में ये सोच है वो खुलकर बता रहा है। और तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री ये कह रहे कि गटर में उतरने वालों को तो आनंद मिल रहा है, ये काम ऐसे नहीं करते। और दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? देखिएगा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। राहुल गांधी ने वचन दिया है कि सफाई कर्मी की गटर में उतरकर मौत न हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और आधुनिक मशीन और रोबोट बसाए जाएंगे ताकि किसी भी वाल्मीकि सफाई कर्मी को गटर में उतरकर बलिदान देना ना पड़े, उसे मरना ना पड़े। इतनी भयंकर परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे। इस सरकार के शासनकाल के दौरान गुजरात में ऊना का कांड हुआ। एक मरी हुई गाय के मामले में गुजरात के 4 दलित समाज के युवा साथियों को गाड़ी के साथ बांधकर उतना मारा मानो कि उसी का चमड़ा निकालना, उतना बहरहमी के साथ मारा। पूरे भारत ने, दुनिया ने उसका वीडियो दिया। हम लोग अहमदाबाद से 400 किलोमीटर यात्रा लेकर गए थे। जबरदस्त माहौल बना था। पूरे राजस्थान से लोग आ रहे थे, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, भारत के अनगिनत अंबेडकरवादी साथी हमारी इस यात्रा में जुट रहे थे। जब देखा कि ये तो हमारी कुर्सी को हिलाने वाला माहौल बना है, तब मोदी जी ने नाटक करते हुए कहा कि मारना है तो मुझे मारो। मोदी जी के शब्द थे, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। और इसे मोदी साहब के लेकर मैंने एक ट्वीट किया तो मुझे ही 2500 किलोमीटर दूर आसाम की जेल में डाल दिया 9 दिन के लिए। जाओ, इस चोर को पहचान लेना।
हम गुजराती लोग उसके झांसे में आ गए। ये कम था कि पूरा देश आ गया। हमारे उत्तर गुजरात में समेजा जी जानते हैं, मेरा बनासकांठा जिला, वहां पर एक बार मोदी जी बोले, मित्रों हैंडपंप चलाओ, यहां से पानी नहीं खनिज तेल निकलेगा। 135 करोड़ जनता का तेल निकल गया, वहां पानी नहीं आया। आज साथियों, भारत के अंदर बेरोजगारी उसकी चरम सीमा पर है। आप जानते हैं, हर 2 घंटे के अंदर 3 विद्यार्थी आत्महत्याएं करते हैं। हर 2 घंटे के अंदर। यदि अभी 2:30 बजा है तो 4:30 बजे तक 2 घंटे के भीतर नौकरी या रोजगार नहीं होने के कारण इस देश में 3 युवा सुसाइड आत्महत्याएं कर रहे हैं। और ये बोल रहा है मैं विश्व गुरु बनना चाहता हूं। आप सोचिए, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती करने में कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस चाहिए? सामान्य बात है ना। आप कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल के भीतर आपका 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, वो तो आप न दे पाए। लेकिन आपकी पूंजी परस्त नीतियों के कारण, उल्टा जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, पूंजीपतियों की चापलूसी करने की आपकी नीति के कारण 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। 6 करोड़ का, 20 करोड़ तो नहीं मिला, 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। और उसी का ये नतीजा है, इस मुल्क का युवा और विद्यार्थी आत्महत्या करना। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। मैं रास्ते में आ रहा था तब सोच रहा था कि आप कल्पना कीजिए कि कोई आदिवासी समाज की, कोई घुमंतु या दलित समाज की गरीब बहन जिसके माँ बाप मर गए हैं, उसके मायके में भाई, कोई सगा भाई था नहीं, और ये बहन यदि विधवा हो जाए और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हो, और यदि वो आशा वर्कर के तौर पे 4-5 हजार कमा रही है, आप सोचिए उसका घर कैसे चलेगा। आज भारत में करोड़ों करोड़ों लोग सुबह उठकर एक आधा गिलास दूध अपने बच्चे को पिला नहीं पाते। ये हालत करके नरेंद्र मोदी ने रखी है। इस बात के लिए वोट करना। हम लोग कभी कभी तालियां बजाने के चक्कर में अपने अस्तित्व के सवाल को भूल जाते, अपने खुद के सवाल को। मैं आज आपको यही याद करवाने के लिए आया हूं। करोड़ों लोग अपने बच्चे को आधा गिलास इस मुल्क में मोदी साहब की बदौलत एक दूध नहीं पिला सकते। यह परिस्थिति है। 400 रुपये का आपका सिलेंडर 900, 1100, 1200 पे पहुंच गया। अपना ये हाथ अपने दिल पर रखकर अपने आप को पूछिए कि जिस सरकार ने आपका गैस का सिलेंडर 400 से 900 किया, 1000 किया, 1200 किया, यदि आप दोबारा उसी सरकार को लाएंगे तो आपका 1200 का सिलेंडर का 1500 होगा, 500 नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इस बात को समझना है। आपकी तुवेर दाल, उसका दाम दुगना, तेल उसका दाम दुगना, दूध महंगा, सब्जी महंगी, पेट्रोल, डीजल, किराया, अस्पताल के बिल, भाड़े, किराए, शिक्षा, हर एक चीज में इतनी भयंकर महंगाई है कि आम इंसान अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत कैंप खोले। इस बात को याद करिएगा जब वोट करने जाइए। महंगाई राहत कैंप खोले, सिलेंडर सस्ता करके दिया, 25 लाख तक का मेडिकल बीमा आपको फ्री करके दिया, 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना। दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊंचा हो, नीचा हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, जाओ। गहलोत साहब ने कहा था राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, 25 लाख तक का आपका बीमा राजस्थान की सरकार पे करेगी, 25 लाख तक। इसको विकास कहते हैं, इसको काम कहते हैं। और अभी इस बार कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कह रहा है, अब तमाम लोगों को नारे की तरह मेरे साथ इस बात को
मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा और आपके मोहल्ले में, आपके बूथ में जाकर इस बात को दोहराना भी पड़ेगा। इंडिया अलायंस की और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? 5 साल के भीतर 30 लाख युवाओं को तमाम खाली पड़े सरकारी पद में भर्ती की जाएगी। बोलिए मेरे साथ, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये आवाज बुलंद नहीं है। कितने युवा को रोजगार मिलेगा? परिवार की महिला मुखिया को कितने मिलेगा 1 साल का? 1 लाख। कितना मिलेगा? 1 लाख। जिस युवा साथी ने डिप्लोमा किया, डिग्री की, उन युवा साथियों को महीने के 8,500 के हिसाब से 1 साल तक मिलेगा 1 लाख रुपया। कितना मिलेगा? 1 लाख। किसानों का कर्जा माफ होगा, एमएसपी के लिए कानून बनेगा। और आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी के खेत में काम करते हो या मनरेगा योजना में काम करते हो, 400 रुपये से कम आपको किसी को भी मजदूरी नहीं मिलेगी। हर एक मजदूर का कम से कम न्यूनतम वेतन होगा 400 रुपये। तो मजदूर का न्यूनतम वेतन कितना? 400। किसानों का कर्जा माफ, एमएसपी को लेकर कानून, परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख, डिप्लोमा डिग्री करने वाले युवा को 1 लाख पूरे साल के दौरान और 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती। ये बात जन जन तक, घर घर तक, अपने बूथ तक लेके जाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी के बाप की औकात नहीं बेनीवाल जी को चुनाव हरा के दिखाए। और दूसरी तरफ क्या है? मोदी जी आएंगे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये 6 शब्दों का प्रयोग बंद कर दे, जीवन में भाजपा की सरकार नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं, जीवन में कभी। आपसे और हमसे भी ज्यादा जोर से बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन मणिपुर के अंदर इस मुल्क की महिलाओं को नग्न करके जब घुमाया तब हमारा विश्वगुरु पूरा चुप था। जब महिलाओं को कपड़े फाड़कर, उनके कपड़े निकालकर मणिपुर की सड़कों पर खुला घुमाया जा रहा था, तब 56 इंच का सीना पूरा गायब था। ये 56 इंच के सीने वाला नहीं, ये 56 हाथों से लूटने वाला है। इस बात को समझ लीजिए। 2003 में गौतम अदानी साहब की संपत्ति कितनी थी? 25,000 करोड़। आज 2023 है, इस 20 साल के दौरान गौतम अदानी की संपत्ति कितनी हुई? 7,40,000 करोड़। अब जानना चाहेंगे इस मुल्क में किसानी से एक दिन की किसान की आय कितनी है? मान के चलिए मैं किसान हूं और मेरे परिवार में कोई महिला आंगनवाड़ी के तौर पे काम करती है, या छोटी चाय की दुकान है, दूसरा छोटा मोटा कोई नौकरी है, वो नहीं गिनने का, केवल किसानी की आय गिननी है। एक किसान की इस मुल्क में आज की तारीख में मोदी की सरकार ने हर रोज की, हर दिन की आय है केवल 27 रुपये। कितना? 27 रुपये। और हर 1 मिनट पर मोदी साहब जिसके साथ चाय पानी और नाश्ता करते हैं, ऐसे मुकेश अंबानी साहब की हर 1 मिनट की आय है 2,35,000। बोलिए जय श्री राम। लगा दिया चुना सुपरा साहब। 2003 में गौतम अडानी के पास कितनी संपत्ति थी? 25,000 करोड़ की। आज हो गई 7,40,000 करोड़। मुकेश अंबानी की हो गई 7,50,000 करोड़। दोनों की मिलाकर संपत्ति हो गई 16 लाख करोड़ और एक किसान की आय है 27 रुपये। फिर आपको मूर्ख बनाने के लिए यही कहेंगे चलो अयोध्या। इस बात को समझ लो। फिर कहेंगे चलो अजमेर शरीफ चद्दर चढ़ा ले। नेता का काम जनता को यह कहना नहीं कि चलो अयोध्या, चलो चद्दर चढ़ाने, चलो बुद्ध के विहार में। नेता का काम है किसान को उसकी लागत का दाम मिले। नेता का काम है
चिरंजीवी जैसी योजना बने। नेता का काम है आंगनवाड़ी खुले, अस्पताल बने, शिक्षा बने, IIT IIM जैसे कैंपस खड़े हो और दलित, आदिवासी और महिला आत्मसम्मान के साथ जीवन जी पाए। ये नेता का काम है, मंदिर मस्जिद के लफड़े में डालना नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां और नेताओं को लोगों की आस्था के मामले में कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। जिसको राम में मानना है वो राम में माने, जिसको फतेह खान जी की तरह रहीम में मानना है रहीम में माने, रूपाराम जी की तरह कबीर और बुद्ध में मानना है तो उसमें माने, भगत सिंह और मेरी तरह कोई नास्तिक है तो उस बात की भी हमारा संविधान छूट देता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को जब आंगनवाड़ी नहीं बनानी, जब अस्पताल नहीं खड़े करने, जब खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं करनी, जब अच्छी सड़क नहीं बनवानी, जब MSP का कानून नहीं लाना, जब किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं करनी, तब क्या करते हैं? धीरे से उस इलाके का कोई मंदिर देखते हैं और बोले कि चुनाव आ रहा है तो 51,000 का चंदा दे दो। इस बात को समझ लीजिए। कुछ दिन पहले ही रामनवमी थी और संत कबीर साहब की बाणी याद करना चाहूंगा। कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा कबीर साहब ने? हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोनों लड़ाई मरत है, मर्म कोई नहीं जाना, साधु जग बोराना। और यही कबीर साहब कहते हैं कि ना माला जपू ना कर जपू, मुंह से कहूं न राम। मैं नहीं कह रहा भाई, कबीर साहब कह रहे हैं, ना माला जपू ना कर जपू, मुंह से कहूं न राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम, कबीरा हम पायो विश्राम। ये इस मुल्क की परंपरा है। एक राम दशरथ का बेटा, ये RSS और भाजपा के लोग केवल इतना समझते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब का राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा जो घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण सबसे न्यारा, जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। तुम क्या समझोगे कबीर साहब के नाम को? ये अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का क्रिकेट का कारोबार देंगे और आपके बेटे के हाथ में देंगे तलवार और त्रिशूल और कहेंगे लड़ो और मरो। अमित शाह के बेटे को कितना देंगे कारोबार? 50,000 करोड़ का। और इसलिए अब तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, धर्म अपना निजी मामला है। मैं मेरे घर के अंदर किसकी आराधना करूं, पूजा करूं, सलाम दुआ करूं, वो मेरा विषय है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी को दखलगिरी करने की जरूरत नहीं। उनके झांसे में मत पड़ना, वरना क्या होगा? अमित शाह का बेटा प्रीति जिंटा के साथ बगल में खड़ा रहकर क्रिकेट का बल्ला घुमाएगा और आपका बेटा जयपुर की सेंट्रल जेल में जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये मंदिर मस्जिद के नाम पे जो आपके बीच में जो तलवार और त्रिशूल लेकर आते हैं, उनको कहना चाहूंगा, हम लोग तो मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं। तुम तलवार और त्रिशूल बांटो, हम लोग तक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बांटेंगे। इस बात कहने के लिए आए। आज साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है। अब तमाम लोग समझदार हैं। बाड़मेर और जैसलमेर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ डंके की चोट पर रहता है। लेकिन इस बार आपको एक काम करना है और उसी बात के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। राहुल जी ने कहा था जाति जनगणना करवाएंगे। आप में से कितने लोगों ने सुना है उनकी बात? जाति जनगणना की बात सुनी है? जाति जनगणना की बात सुनी, वो तमाम लोग अपना हाथ खड़ा करें। राहुल जी ये कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ कि क्यों जाति जनगणना होनी चाहिए। है ना 2 मिनट का वक्त जी? दलित इस मुल्क में कितना है वो पता है, आदिवासी कितना है वो पता है,
लेकिन ओबीसी समाज की जनसंख्या 48% है, 50% है, 52 है, 54 है, 55 है, वो अभी तक पता नहीं। अब यदि किसी के दिल में, किसी के पेट में चोरी नहीं, पाप नहीं, तो जनगणना करवाने से समेजा जी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। जानना चाहेंगे क्यों नहीं करवा रहे? पूरा उनका चिट्ठा लेकर आज आया हूं। भारत में दलित, आदिवासी, ओबीसी कम से कम 75% तो होगे ना। इस 75% आबादी में से जो प्राइवेट अस्पताल इस मुल्क में बने हैं, उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी की भागीदारी कितनी? केवल 16%। जनसंख्या कितनी? 75%। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल बने हैं उसमें मालिकी की बात करें तो दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज की मालिकी केवल 16%। भारत सरकार के, केंद्र सरकार के बजट में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने उनको बजट कितना मिलता है? केवल 30%। राज्य सरकार के बजट में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने उनको मिलता है बजट केवल 34%। एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट और ठेके कितने मिलते हैं? 75% दलित, आदिवासी में से 0%। एक भी दलित, आदिवासी, ओबीसी को एयरपोर्ट का टेंडर, ठेका मिलता नहीं। पोर्ट्स के, बंदरों के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी जो 75% है मुल्क में, उनको मिलता है कितना परसेंट का ठेका? 0%। सड़कों के कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है 2%। पावर, ऊर्जा के क्षेत्र में मिलता है कॉन्ट्रैक्ट केवल 7%। भारत सरकार ने जो कृषि कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज जो 75% है उसकी कितनी कंपनियां हैं? 0%। प्रिंट मीडिया में, अखबार में दलित, आदिवासी, ओबीसी कितने हैं? केवल 2%। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दलित, आदिवासी, ओबीसी कितने हैं? 2%। डिजिटल प्लेटफॉर्म में दलित, आदिवासी, ओबीसी कितने हैं मीडिया में? केवल 4%। केंद्र सरकार में सेक्रेटरी तक दलित, आदिवासी, ओबीसी में से कितने पहुंच रहे? केवल 6%। न्याय तंत्र में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने कितने हैं? केवल 19%। शिक्षा की संस्थाओं में दलित, आदिवासी, ओबीसी कितने हैं? मालिकी में 6%। मीडिया हाउस, बड़े बड़े अखबार और चैनल की मालिकी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने कितने हैं? 0%। सामाजिक संस्थाओं की मालिकी में है 0%। संघ परिवार के नेतृत्व में कितने हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी? केवल 4%। बॉलीवुड में कितने हैं? 7%। और जो शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में जो एनईसी लिस्टेड कंपनी है वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें से ओबीसी समाज 6%, आदिवासी और दलित एक भी नहीं। बोलो जय श्री राम। आपका पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। हमको क्यों राहुल जी कह रहे हैं जाति जनगणना होगी? इसमें हमारी भागीदारी आनी चाहिए। इस मुल्क की जमीनों का आवंटन दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज में हो। मीडिया के अंदर भी दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज की भागीदारी हो। पहले पता तो चले ओबीसी कितने हैं। अभी क्या हो रहा है? 85% लोगों को बोला है ये 15 रोटी खाओ। 85% लोगों को क्या बोला है? दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, घुमंतु, इन 85% आबादी को बोला है आप 15 रोटी खाओ। और 15% की आबादी वालों को बोला है कि आप 85 रोटी खाओ। इस गेम को समझिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी न केवल जाति जनगणना करवाएंगी, जाति जनगणना करवाने के बाद इस मुल्क का जो पैसा है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जमीन है, बजट है, वो भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु और माइनॉरिटी के खाते में आए। उस दिशा में राहुल गांधी काम करेगा। इस बात को हम लोग वचन करते हैं। तो साथियों, बहुत वक्त हो चुका है और भी 2 जगह पर जाना है। अब तमाम लोगों ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा कहता हूं। मेरे साथी बड़े भाई उम्मीदराम बेनीवाल जी को भारी मतों से जिताइएगा। यदि आपको मेरी वाणी में सच्चाई लगती है, यदि मेरी बात में आपको लगता है कि सत्य का एक अणु भी है,
तो बेनीवाल जी को वोट दीजिएगा, ये कहने के लिए आया। और चुनाव इस प्रकार की रैलियों में नहीं, बूथ पर लड़े जाते हैं। बूथ के बब्बर शेरों, खुद राहुल गांधी बन जाओ, खुद बेनीवाल जी बन जाओ और अपने बूथ के अंदर 25-50 वोट प्लस कैसे हो, बेनीवाल जी को भी पूछने की जरूरत नहीं। खुद बेनीवाल जी बनकर, यदि कोई जोधपुर रहता है, उदयपुर रहता है, गुजरात रहता है, बंबई रहता है, मानो आपको गरज हो, उस प्रकार से फोन करके हाथ जोड़ के उनको बुलाइए, वोट करवाइए। इस मुल्क के इतिहास का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम चुनाव है। और आखिरी में जिस आरएसएस के लोगों ने कहा, जिस भाजपा के लोगों ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे, उसके खिलाफ आज बाड़मेर की धरती से प्रतिज्ञा लेंगे कि नहीं लेंगे? तमाम लोग मेरे साथ, तो सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आज मेरे साथ एक शपथ लेंगे सभी लोग पूरे दिल से।